लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। इसके पहले वाला जो दो प्रॉब्लम हम लोग बनाए थे, सोल्व किए थे, उसमें हम लोग रिबिट वैल्यू कैलकुलेट करना सीख रहे थे। लेकिन ये प्रॉब्लम के मदद से हम लोग इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट सीखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये जो जॉइंट बन रहा है वो जॉइंट किस स्थिति में फेल करेगा उसे भी सीखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वही सारा स्टेप है, सब कुछ वही है। क्वेश्चन को पढ़िए, डाटा गिवन है उसको लिखिए, जो अननोन है यानी जो कैलकुलेट करना है उसको लिखिए, रिलेशन ढूंढिए। आपको कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले वही बात लिखिए सॉल्यूशन और उसके बाद लिख दीजिए गिवन, और गिवन लिखने के बाद आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कह रहा है कि अ सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे आपको सबसे पहले अभी लैप ज्वाइंट कह दिया है, ठीक है ना। तो लैप ज्वाइंट जैसे ही बोलेगा आप एकदम आराम से यहाँ ट्रेस कर दीजिएगा, आगे क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैप ज्वाइंट जैसे ही कह देगा तो इतना आप बना दीजिएगा, ये आपका लैप ज्वाइंट हो गया। ठीक है ना, हाँ लैप ज्वाइंट है, ठीक है ना। हाँ, अ सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। देखिए यहाँ पे कुछ बात लिखा है, अ सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। जब कभी भी सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट अगर कहे तो यहाँ पे बात आता है सिंगल रिवेटेड की। तो सिंगल रिवेटेड का मतलब आप लोग को एक ही चीज़ समझना है कि एक रो में रिवेटिंग किया गया है। कितना रो में रिवेटिंग जो किया गया है, रिवेटिंग जो किया गया है वो कितना रो में किया गया है, सिंगल रो में रिवेटिंग किया गया है। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे सिंगल रिवेटेड कहने का मतलब होता है कि जो रिवेटिंग किया गया है वो कितना रो में किया गया है बाबू, तो एक रो में किया गया है। यानी यहाँ पे ये जो रिवेटिंग किया गया होगा, ये जो रिवेटिंग किया गया होगा वो कितना रो में किया गया होगा, एक रो में किया गया होगा। और जब एक रो में रिवेटिंग किया गया होगा तो उसकी सेक्शन आपको ऐसा ही दिखेगा, एनी हाउ। चलो इतना बात तो आपको समझ आया। जैसे ही क्वेश्चंस और आगे पढ़िएगा, कह रहा है कि इज प्रोवाइडेड टू 10 mm प्लेट, और आपकी प्लेट का थिकनेस कितना दिया गया है, 10 mm। आपको ये बात से पता चल रहा है सर दो प्लेट है तो दोनों प्लेट का थिकनेस कितना होगा, 10 mm होगा। हाँ, चूँकि यहाँ पे लिखा गया है कि 10 mm वाला ही प्लेट प्रोवाइड किया गया है, यानी इस प्लेट का भी थिकनेस 10 mm है और इस प्लेट का भी थिकनेस कितना है, 10 mm है। चलो यहाँ तक क्वेश्चंस को पढ़ के अपन कर लिया कंप्लीट। कह रहा है विथ 20 mm रिविट। आपको जो रिविट यहाँ पे यूज किया गया है, इस रिविट का नॉमिनल डायामीटर कितना है, तो 20 mm है। तो यहाँ से लिखेंगे नॉमिनल यहाँ पे लिखिएगा नॉमिनल डाया ऑफ रिविट, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट कितना गिवन है वो बोलबे नहीं करोगे, डी एन बराबर गिवन है सर 20 mm, सॉरी हाँ 20 mm सर, सब में 20 mm। आप क्वेश्चंस अलग अलग प्रैक्टिस करोगे तो अलग अलग डाया का होगा, ठीक है ना। तो बताओ इसके हेल्प से फटाक से निकाल दोगे ग्रॉस डाया, यस सर निकाल देंगे। ग्रॉस डाया ऑफ रिविट फटाक से बोलो तो सर ग्रॉस डाया ऑफ रिविट हो जाएगा डी नॉट, और डी नॉट बराबर हो जाएगा कितना, तो 20 mm प्लस 1.5 mm, 20 mm प्लस 1.5 mm कितना हो जाएगा, तो सर 21.5 mm, 21.5 mm। चलो ग्रोस डायमीटर जैसे ही पता चल गया, बस कुछ नहीं करना। अब एक चीज़ और दे रखा है, पिच। क्या है, पिच लेंथ दे रखा है, PITCH, पिच लेंथ दे रखा। पिच लेंथ को हम लोग बोलेंगे पी से, का चीज़ से, पी से, यानी 80 mm दे रखा है। चलो यानी पी आपको पता हो गया। आपको ये पूछ रहा है कि स्टेट हाउ द जॉइंट विल फेल। आपको ये दिखाना है कि जॉइंट किस स्थिति में और कब फेल करेगा, ठीक है ना। हाँ, आपको कह रहा है स्टेट हाउ द जॉइंट विल फेल, ठीक है ना, ये कब फेल करेगा। उसके बाद आपको एक चीज़ और कैलकुलेट करना है, इफिशियंसी। क्या कैलकुलेट करना है, इफिशियंसी ऑफ जॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इफिशियंसी ऑफ जॉइंट जैसे ही कैलकुलेट करना है आपको, यानी
इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ, इसे ही इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट कैलकुलेट करना है तो आप क्या सोचोगे, इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या सोचोगे। तो सर इफिशियंसी ऑफ अगर ज्वाइंट कैलकुलेट करना है ना तो सबसे पहले हमको स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट कैलकुलेट करना होगा। और स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट कब कैलकुलेट होगा सर, तो आपको शियरिंग स्ट्रेंथ निकालना होगा, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना होगा और टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना होगा, सबको पर पिच में। और जो तीनों में से जो नन का वैल्यू होगा ना वही वाला वैल्यू आपको स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट होगा और वहां से आप इफिशियंसी निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अगर आप और आगे थोड़ा सा पढ़ना चालू करोगे तो आपको एक चीज और गिवन है, इसको बोलते हैं परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट। इसको बोलेंगे परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट, ठीक है ना। इस चीज को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा तो लिख देते हैं परमिसिबल, परमिसिबल का एक और नाम बोलते हैं एलॉयबल। रिवेट, ठीक है ना, यानी टॉ भी एफ, सॉरी टॉ भी एफ कितना दे रखा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा पी एफ कितना दे रखा है वो 300 दिखाई पड़ रहा नहीं 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए ये दो चीज आपको एक गिवन है, आपको निकालना है स्ट्रेंथ इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकालना होगा और उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सर शियरिंग स्ट्रेंथ निकालना होगा, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना होगा और टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना होगा। तीनों को पर पिच में निकालना होगा। तो निकालिए फटाफट। तो सबसे पहले निकाल लीजिए कि टियरिंग स्ट्रेंथ, यहां से बड़ा का टी लिखिएगा, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन पर पिच लेंथ। पर पिच लेंथ में टियरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालते थे, तो सर यहाँ पे लिखिए पी बराबर हो जाएगा तो सर सिग्मा टी इंटू, सर सिग्मा टी इंटू क्या होता था, तो सर P माइनस डी नोट इंटू टी मिनिमम। तो सर टी मिनिमम की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट तो करवे नहीं किए, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए टी मिनिमम, यहीं पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये इधर हाँ इधर टी मिनिमम आपको हो जाएगा। तो टी मिनिमम एक प्लेटवे है तो 10 mm हो ही जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों में से दोनों तो बराबर है तो 10 mm हो जाएगा टी मिनिमम, ठीक है ना। हाँ, टी मिनिमम दोनों में से नन का पतर का, तो दोनों तो बराबर है तो पतर का कोई वाला हो जाएगा। चलिए इतना बात आपको क्रिस्टल समझ आया। चलो सिग्मा टी प्लेट के लिए निकाल रहे हैं ना, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, और प्लेट के लिए जो स्ट्रेस होता है आप लोग को थोड़ा बहुत याद रहेगा 0.6 इंटू FY। और ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ है, नहीं कर रखा कि कौन सा लोहा को लेना है, तो हम लोग को एज्यूम कर लेना होगा। हम लोग को क्या करना होगा, एज्यूम कर लेना होगा कि FY जो ले रहे हैं वो 250 ग्रेड का लोहा ले रहे हैं, Fe 250, ठीक है ना, यानी माइल्ड स्टील, ठीक है ना। तो यहाँ से आप निकाल दोगे ये सिग्मा टी, तो सिग्मा टी कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 250। जैसे ही करोगे तो आपकी कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150। चलो यहाँ पे आपको सिग्मा टी की वैल्यू 150 हो गया, ठीक है ना। चलो बताओ पी की वैल्यू कितना है, पिच की वैल्यू, तो सर पिच की वैल्यू आप लिखो 80 mm। चलो लिख देते हैं 80 mm, आप लोग की बात रहना चाहिए, हम लोग यूनिट यहाँ पे नहीं लिखेंगे। चलो नॉमिनल डायामीटर नहीं, ग्रोस डायामीटर लिखना है बहुत, तो ग्रोस डायामीटर आ जाएगा आपको 21.5 mm,
ठीक है ना। टी मिनिमम पतारका प्लेट 10 mm, ठीक है ना। सोल्व करके अभी इसको और सारे कैलकुलेशन को एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम शियरिंग स्ट्रेंथ को निकाल लेते हैं और बियरिंग स्ट्रेंथ को निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग शियरिंग स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन पर पिच में शियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात जरा सोचिए कि ये वाला जो रिविट है, बताओ इसमें कितना शियरिंग प्लेन है। तो सर एक, यानी सिंगल शियर होगा कि डबल शियर। तो सर सिंगल शियर लिखिए, ठीक है ना। सिंगल शियर होगा, क्या होगा, सिंगल शियर होगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात बड़े ध्यान से समझिए कि सिंगल शियर के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे टॉ भी एफ इंटू पाई बाई फोर इंटू डी नॉट के होल स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, अच्छा बताओ कि ये कितना रिविट के लिए फॉर्मूला था। तो सर एक रिविट का। तो सर यहाँ पे एक ही रिविट का क्या है, फॉर्मूला लगा दिए। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। ये सेक्शन में नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब इसको प्लान ड्रा करते हैं तो आपको ये चीज़ समझ आएगा। ये आपका प्लेट है जो वहाँ पे प्लान को दिखा रहे हैं। रुक जाओ, ये प्लान है, ठीक है ना। ऊपर वाला ये ब्लू कलर वाला प्लेट है और नीचे वाला जो प्लेट है ना वो ये ब्लैक कलर वाला प्लेट है, ठीक है ना। हाँ, और इसके बीच में आपको किया गया है रिविटिंग। क्या किया गया, रिविटिंग। तो बड़ा आसानी से देखिए कि अगर पर पिच में अगर बात करेगा, यानी ए और ये यहाँ से यहाँ अगर इसको पिच बोलें तो ये पर पिच में कितना रिविट होगा। तो सर पर पिच में एक ही तो रिविट हो रहा है, यानी पर पिच में जो नंबर ऑफ रिविट हो रहा है, नंबर ऑफ रिविट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक। इसीलिए फिर से सबको पर पिच में हम लोग एक रिविट के लिए सारे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अगर पर पिच में अगर एक रिविट है तो एक ही से गुना करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक रिविट के लिए ये पर पिच का यही फॉर्मूला है, ठीक। हाँ, चलो इस चीज़ को भी आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हमको पर पिच में शियरिंग स्ट्रेंथ, अच्छा सिंगल शियर है कि डबल शियर। तो सर बार बार बोल रहे हैं सिंगल शियर होगा, का है, लैप जॉइंट है, ठीक। चलो टॉ भी एफ की वैल्यू कितना है। तो सर बोलो 100 लिखो, कितना लिखो, 100। अब बताओ पाई बाई 4 को एज इट इज छोड़ दो और नॉमिनल डायमीटर नहीं ग्रॉस डायमीटर लिखो 21.5 के होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके सारे को एक साथ लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बियरिंग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, रिविट का बियरिंग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज PB, ठीक है ना। तो बताओ अच्छा किस में, तो बोला कि इन पर पिच में, किस में, तो बोला वो इन पर पिच में कैलकुलेट करो। चलो अब बताओ पर पिच में हम लोग कैलकुलेट करेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ। तो पर पिच में कितना रिविट, एक रिविट, यानी फिर से एक रिविट के लिए ही कैलकुलेशन करना होगा, यानी लिखेंगे सिग्मा बी इंटू डी नॉट इंटू टी पतर का, यानी मिनिमम। चलो सिग्मा बी की वैल्यू कितना है। तो सर सिग्मा बी की वैल्यू जो है, यानी सिग्मा PF भी बोल सकते हो। तो सर 300 इंटू डी नोट कितना हो गया। तो सर 21.5 लिखो ना, 21.5 इंटू टी मिनिमम कितना है भाव। तो बोलो अरे टी मिनिमम पतारका प्लेट 10 है। अरे दोनों तो सेम प्लेट है सर, पतारका बोलिए चाहे जे बोलिए, ठीक है ना। हाँ, इसको कैलकुलेट करिएगा, आपको बियरिंग मिल जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं पॉज करके। देखिए सॉल्यूशन करने के बाद, कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आपके टियरिंग स्ट्रेंथ इन पर पिच मिला 87750, ठीक है ना। उसके बाद शेयरिंग स्ट्रेंथ पर पिच आपको सॉल्यूशन करने के बाद मिला 36305। ये पॉइंट नहीं है, आप कैलकुलेटर
खुद से करोगे और खुद की कैलकुलेशन पर भरोसा करोगे, ठीक है ना। हाँ, बियरिंग स्ट्रेंथ आपको इतना निकला। अब ये तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा ना वही हो जाएगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, नीचे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट बराबर मिनिमम ऑफ क्या हो जाएगा बोलो। तो सर पी टी कॉमा पी एस कॉमा पी बी, ठीक है ना। ये तीनों में से छोटका वैल्यू। तो देखिए, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से देखो ये और यहाँ से देखो ये और यहाँ से देखो ये, तीनों में से नन का, चलो नन का कितना है। तो सर नन का आप लोग को आ गया 36,305.0301 न्यूटन, ठीक है ना। ये आपको मिल गया क्या, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। ये क्या मिला, तो सर स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट मिला। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। नहीं, इतना न्यूटन, ठीक है ना। ये आपको मिल गया, आपको ये वाला दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक, इतना न्यूटन, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन यहाँ से यही वाला वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। चलिए, आप स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट को कैलकुलेट कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट हमारा वैल्यू ये आया, तो मिनिमम वैल्यू कौन आया, शियरिंग में आया। यानी आपका ये जो ज्वाइंट है वो किस में फेल होगा, तो सर ज्वाइंट होगा वो फेल होगा शियरिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को सारे को कॉपी करिए और इसको अभी हम इरेज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अभी इरेजर को ढूंढते हैं, तब तक आप लोग कॉपी कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपको लिखेंगे एज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इज इन शियरिंग में सबसे कम स्ट्रेंथ है, काची है, शियरिंग में सबसे कम स्ट्रेंथ है। तो आपके ज्वाइंट किस में फेल होगा, तो द ज्वाइंट विल फेल बाय शियरिंग। आपके ज्वाइंट किस में फेल होगा, तो शियरिंग में होगा। यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा था कि आप शो करिए कि आपका ज्वाइंट स्टेट हाउ द ज्वाइंट विल फेल। तो आपकी ज्वाइंट जो फेल होगा वो किस में फेल होगा, तो सर हमारा ज्वाइंट शियरिंग में कमजोर है, शियरिंग में फेल करेगा, ठीक है। हाँ, अब बताओ स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट आप कितना निकाल के लाएं, तो सर स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इतना निकाल के आए, ठीक है ना। अब आपको निकालना है इफिशियंसी। तो सारा कैलकुलेशन हम लोग पर पिच में किए हैं, तो इफिशियंसी निकालने के लिए होता है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट बट्टा टीयरिंग ऑफ, या मतलब बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है ना। और सारा कैलकुलेशन पर पिच में किए हैं, तो सॉलिड प्लेटों को निकाल देंगे पर पिच में स्ट्रेंथ, और पर पिच बट्टा पर पिच गुने 100 कर देंगे, आपको इफिशियंसी निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इफिशियंसी निकालने के लिए आपको निकालना होगा कि टीयरिंग या स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, या बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट भी बोल दो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट
इन पर पिच में, जैसे कि एक पिच में इस सॉलिड प्लेट रहता तो उसकी स्ट्रेंथ हो जाता सिग्मा टी इंटू एक में कितना रहा, एक में होगा आपको P इंटू, देखो ऐसा P इंटू टी मिनिमम। देखिए इसको फिगर समझाते हैं, एकदम आराम समझना एक एक चीज़ को। ये आपका सॉलिड प्लेट है और इस सॉलिड प्लेट में यहाँ रिबिट मारल है, यहाँ रिबिट मारल है। अगर रिबिट नहीं मारल है तो इसकी पिच लेंथ ये होती, तो ये वाला पिच लेंथ में आपकी सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो बताओ। यहाँ से ये हो जाएगा P और यहाँ से यहाँ थिकनेस हो जाएगा T और परमिसिबल स्ट्रेस लगा दो, आपकी निकल जाएगी क्या, सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ। ठीक है ना। तो हाँ, अगर पूरा चौड़ाई में निकालना रहता तो P की जगह पर B हो जाता, बस अंतर इतना ही है। बताओ सिग्मा टी प्लेट के लिए कितना होता है, तो सर 150, P कितना है तो सर 80 mm, थिकनेस कितना है तो सर 10 mm। आप क्वेश्चन पढ़ लो। चलो ये सारे यूनिट नहीं लिखेंगे कैलकुलेशन करते समय, तो कितना हो जाएगा 15 या इतना कैलकुलेशन करिए लो, क्या दिक्कत है। 150 गुने 80 बराबर 10, 12 पर 4 0, 12 0 0 0 0। ठीक है ना। आप लोग कैलकुलेशन खुद पर भरोसा रखेंगे ना। हाँ चलिए, इतना बात आप समझ पाए होंगे और थोड़ा सा और हम इधर से सारा गिवन डाटा को इरेज करते हैं जो आप लोग कॉपी कर लिया। ठीक है। हाँ, अब आप क्या करोगे, आपको इफिशियंसी निकालना है तो इफिशियंसी बराबर लिखोगे, इफिशियंसी बराबर लिखोगे एन बराबर लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। देखो ये भी पर पिच में और ये भी कहां पे, इन पर पिच में। पिच का मीनिंग लिखो बढ़िया से। ठीक है। हाँ चलो, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट आपको कितना निकल के आया, तो सर मेरा स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकल के आया 36305 और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कितना आया 1200, 1 2 3 4 गुने 100। यहाँ से आपने कैलकुलेशन करेगा आपको निकल जाएगा इफिशियंसी। इफिशियंसी को हम कैलकुलेट, देखिए इफिशियंसी को जब अपन कैलकुलेट किया तो आया 30.254, यानी 30.254, यानी इतना परसेंट आपकी इफिशियंसी आया। यानी इफिशियंसी यानी एन, इफिशियंसी को ऐसा नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। नीटा बराबर कितना आ गया 30%, 30.25%, सीधा सीधे राउंड फिगर में लिखिए। ये आपकी इफिशियंसी आ गया। देखिए ये क्वेश्चन में ट्विस्टिंग क्या था, ये क्वेश्चंस में अगर इनडायरेक्ट वे में पूछा जाए तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ पूछ लिया। सबसे पहले तो अगर इनडायरेक्ट वे में स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट के बारे में चेक कर लिया। दूसरा बात, जब स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पता कर लिए तो पर पिच में सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ निकालने आता है कि नहीं। पहले हम लोग सॉलिड प्लेट में भी निकाल लेते थे, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने से अब आपको पता चला होगा कि सर पर पिच में, यानी एक पिच में सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ कितना होगा। ठीक है ना। ये निकालने के लिए पूछ लिया, इफिशियंसी निकाल दिए, कहानी खत्म। ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग था। तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से बनाएंगे, पढ़ेंगे और जो होमवर्क यहाँ पे भी दिया जाएगा उस होमवर्क को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। अगला कोर्स इस टाइप के भी सेमेस्टर में क्वेश्चंस आते हैं और आगे आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस टाइप के भी सेमेस्टर में क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चन और आगे आने वाले लेक्चर वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही।